हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 845 का प्रॉब्लम सी, दैट इज क्विज मास्टर। As always, let's start by understanding the question. A school has decided on its team for an international quiz. There are n students in the school. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्कूल ने एक इंटरनेशनल क्विज डिसाइड की है कंडक्ट करवाने की, और उनके स्कूल में टोटल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, ओके। We can describe the students using an array A where AI is the smartness of the ith student. तो ये जो स्टूडेंट्स है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एन एरे A, जिसमें कि AI जो है वो ith स्टूडेंट की स्मार्टनेस बताता है। ठीक है, ओके। There are m topics 1 to 3 up to m from which the quiz questions will be formed. ठीक है, जो क्विज के क्वेश्चन है वो m टॉपिक्स में से आने वाले हैं और इन टॉपिक्स के नंबर है 1 2 3 up to m. ओके। The ith student is considered proficient in a topic T if AI mod T equal to 0, otherwise he is a rookie in that topic. तो अगर हम ith स्टूडेंट की और कोई टॉपिक T की बात करें तो ये स्टूडेंट इस टॉपिक में प्रोफिशिएंट माना जाएगा अगर ये टॉपिक नंबर जो है वो इसकी स्मार्टनेस वैल्यू का कोई एक डिवाइजर हो। मतलब कि AI mod T इक्वल्स टू 0 है तो वो प्रोफिशिएंट माना जाएगा इस टॉपिक में, वरना वो उस टॉपिक में रुकी माना जाएगा। ठीक है, ओके। अदरवाइज ही इज अ रुकी इन दैट टॉपिक. We say that a team of students is collectively proficient in all the topics if for every topic there is a member of the team proficient in this topic. तो अगर हम एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले, वी फॉर्म अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस टीम ऑफ स्टूडेंट्स को हम प्रोफिशिएंट बोलेंगे फॉर ऑल द टॉपिक्स अगर हर एक टॉपिक के लिए उस टीम में कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा हो जो उसमें प्रोफिशिएंट हो उस टॉपिक में। ठीक है ना, ऐसा सभी टॉपिक्स के लिए, तो उस टीम को हम प्रोफिशिएंटली बोलेंगे फॉर ऑल द टॉपिक्स। फाइंड अ टीम that is collectively proficient in all the topics such that maximum difference between the smartness of any two students in that team is minimized. Output this difference. तो अब बहुत सारी ऐसी टीम्स पॉसिबल है जो कि कलेक्टिवली प्रोफिशिएंट हो सभी टॉपिक्स में। तो ऐसी सभी टीम्स में जो मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इन दैट टीम, वो कैसे मिलेगा? जो एक टीम में जो सबसे कम स्मार्टनेस वाला स्टूडेंट है और जो सबसे हाई स्मार्टनेस वाला स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ स्मार्टनेस बिटवीन एनी टू स्टूडेंट्स इन दैट टीम। तो हमें सारी ऐसी टीम्स जो कि कलेक्टिवली प्रोफिशिएंट इन ऑल द टॉपिक्स, उनका जो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ स्मार्टनेस है वो निकालना है, और ये सारे मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ स्मार्टनेस में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो, मतलब कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्टूडेंट्स इज मिनिमाइज्ड एंड दैट टीम इज कलेक्टिवली प्रोफिशिएंट इन ऑल द टॉपिक्स, ऐसी टीम फाइंड करनी है और वो जो डिफरेंस है वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n and m, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ टॉपिक्स, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे A के n एलिमेंट्स दिए गए हैं विच शोज द स्मार्टनेस ऑफ द n स्टूडेंट्स। आउटपुट में हमें minimum difference between the minimum value of the maximum difference between the smartness of any two students in a team which is proficient in all the topics display करना है। और अगर ऐसी कोई टीम ही पॉसिबल नहीं है जो कि सभी टॉपिक्स में प्रोफिशिएंट हो तो -1 प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अगर कंसेप्ट की बात करें तो पहले थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ टीम विच इज प्रोफिशिएंट इन ऑल द टॉपिक्स। इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, फिर कंसेप्ट देखते हैं एंड देन विल मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली एक स्कूल में n स्टूडेंट्स है और m टॉपिक्स पे वो क्विज लेने वाले हैं। टॉपिक्स नंबर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 3 up to m, और ये जो n स्टूडेंट्स है उनका डिस्क्रिप्शन एरे A की मदद से दिया गया है, जहां पे AI डिनोट्स द स्मार्टनेस ऑफ द ith स्टूडेंट, राइट। और कोई स्टूडेंट I है वो टॉपिक T तब सॉल्व कर पाएगा जब AI mod T इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब तो हमें एक ऐसी टीम फाइंड करनी है जो कि कलेक्टिवली प्रोफिशिएंट हो सभी टॉपिक्स में, मतलब कि सभी टॉपिक के लिए कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट हो उस टीम में जो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। कम से कम एक स्टूडेंट सभी टॉपिक के लिए होना चाहिए।
तो अगर पहले तो मैं आई और फिर हमें ऐसी टीम फाइंड करनी है जहां पे मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज मिनिमाइज, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल समझो, अगर एक टीम है जिसमें मिनिमम स्मार्टनेस 2 है किसी स्टूडेंट की और मैक्सिमम स्मार्टनेस 98 है, और ये टीम जो है वो प्रोफिशिएंट है इन ऑल द टॉपिक्स, मतलब कि ये सारे टॉपिक सॉल्व कर पाती है, ठीक है ना। एक और टीम है जिसमें मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू 4 है एंड मैक्सिमम स्मार्टनेस वैल्यू 80 है, और ये भी प्रोफिशिएंट है, ये भी सारे टॉपिक सॉल्व कर पाती है। तो इन दोनों में हमें ये निकालना है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ टू स्टूडेंट्स। नाउ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इन अ टीम कैसे मिलेगा? उस टीम के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट और लीस्ट स्मार्ट स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस, वही मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो इसीलिए मैंने ये मीन और मैक्स वैल्यू ली है। यहाँ पे वो डिफरेंस होगा 96 और यहाँ पे वो डिफरेंस होगा 76, 80 - 4। तो इन दोनों टीम में से अगर ये दोनों टीम प्रोफिशिएंट है तो मैं इसको प्रीफर करूंगा, बिकॉज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ टू स्टूडेंट्स को हमें मिनिमाइज करना है। यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 76 है, दिस इज लेस। तो ये पूछा गया है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल टीम्स, जो भी टीम मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स की वैल्यू मिनिमम दे, उस टीम का हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है ये डिफरेंस। अब अगर हम ये सोचे कि हम कैसे ऐसे टीम बनाएंगे जो कि प्रोफिशिएंट हो सभी टॉपिक्स में, राइट। तो एक बात समझो, यहां पे अगर मैं आई स्टूडेंट की बात करूं तो वो कौन कौन से टॉपिक सॉल्व कर पाएगा? वो उसके जितने भी फैक्टर्स है वो सारे टॉपिक नंबर सॉल्व कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर AI की वैल्यू 10 है, मतलब कि आई स्टूडेंट की स्मार्टनेस वैल्यू 10 है, तो वो फर्स्ट टॉपिक सॉल्व कर पाएगा, सेकंड कर पाएगा, फिफ्थ कर पाएगा एंड 10th कर पाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10, सो AI mod t विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस टॉपिक्स। इसके अलावा 7 को वो नहीं कर पाएगा बिकॉज 10 मॉड्यूलो 7 इज 3, राइट। सो आई स्टूडेंट वो सारे टॉपिक सॉल्व कर पाएगा जो कि उसके फैक्टर्स है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पे हम सारे सबसेट्स तो कंसिडर नहीं कर सकते, वो 2 की पावर n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं अगर कहूं कि मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू 4 है एक टीम की, और उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है, स्मार्टनेस वैल्यू एक में 98 है, ये भी प्रोफिशिएंट है, ये भी सारे टॉपिक सॉल्व कर पाती है। एक की स्टार्टिंग पॉइंट 4 है और एंडिंग पॉइंट 86 है, और ये टीम भी प्रोफिशिएंट है। तो इनमें से हम डेफिनेटली ये वाली प्रीफर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस 82 है, यहाँ पे 94 है, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा, हमें इस तरह से A of I का सेट सिलेक्ट करना है सच दैट उसमें 1 से लेके M तक सभी नंबर्स किसी ना किसी A of I के फैक्टर हो, मतलब कि वो सारे टॉपिक्स कोई ना कोई स्टूडेंट सॉल्व कर पाए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टीम की साइज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स उनको मिनिमाइज करना है। हो सकता है किसी टीम में 2 स्टूडेंट हो, एक का स्मार्टनेस 7 हो, एक का 100 हो, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 93 हो। किसी और में हो सकता है 3 स्टूडेंट्स हो, एक का 7 हो, एक का 10 हो, एक का 30 हो, बट वी विल प्रीफर दिस सेकंड वन, क्योंकि सेट की साइज बड़ी है, बट द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टनेस इन सेकंड केस इज 30 - 7, दैट इज 23। हमें उसी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी इश्यू नहीं है सेट साइज का। तो हमें टीम ऐसी बनानी है जहां पे 1 से लेके n तक सभी नंबर्स किसी ना किसी के फैक्टर हो, और टीम साइज मैटर नहीं करती। तो अब ये जो 2 की पावर n का टोटल सबसेट्स है, टोटल 2 की पावर n टीम्स बनेगी, बिकॉज n स्टूडेंट्स है। तो इसको हमें रिड्यूस करना है। अब इस कंसेप्ट को समझो, यहां पे हमने बोला कि हम इसको प्रिफर करेंगे। इसका मतलब अगर मैं मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू को फिक्स कर दूं, सेट साइज तो हमें देखनी नहीं, तो हमें अगर मैं एक मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू फिक्स कर दूं, तो उसके बाद मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि उस टीम में मैं उससे जस्ट बड़ी स्मार्टनेस वैल्यू को डाल दूं, फिर उससे जस्ट बड़ी स्मार्टनेस वैल्यू वाले स्टूडेंट को डाल दूं, फिर उससे जस्ट बड़ी स्मार्टनेस वैल्यू वाले स्टूडेंट्स को डाल दूं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मिनिमाइज करने नहीं। कब तक मैं करता रहूंगा? जब तक 1 से लेके m तक सभी नंबर्स किसी ना किसी नंबर के फैक्टर ना हो जाए। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया है 4, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो इसके बाद
जिसकी स्मार्टनेस वैल्यू इससे ज़्यादा हो, लेट्स से 7, तो उसको मैं लाऊंगा, फिर 23 को लाऊंगा, फिर 46 वाले स्मार्टनेस को लाऊंगा। इससे क्या होगा, दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टूडेंट्स रिमेन मिनिमम। फिर उसके बाद मैं 48 वाले को लाऊंगा, फिर मान लो मैं 50 वाले को लाया और यहाँ पे मुझे सारे 1 से लेके n तक फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 4 और 50 के बीच का डिफरेंस 46। अब हो सकता है ऑन द अदर एंड, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स कैलकुलेट मत करना, मैं जस्ट रेंडमली एग्जांपल बता रहा हूँ। एक है 4, दूसरा मैंने लिया 100, तीसरा मैंने ले लिया 230, और इसमें भी मेरे सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। लेकिन इसमें इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 226। हमें तो इसको मिनिमाइज करना है, इसका मतलब दिस वुड बी बेटर। तो हम यही करते हैं, एक काम करते हैं, मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू स्टूडेंट की फिक्स कर देते हैं और एक के बाद एक एलिमेंट उसमें ऐड करते जाते हैं। कब तक, जब तक 1 से लेकर n तक सभी वैल्यूज किसी ना किसी नंबर की फैक्टर ना हो जाए। मतलब कि 1 से लेकर m तक सभी टॉपिक्स कोई ना कोई स्टूडेंट सॉल्व ना कर सके तब तक। जैसे ही वो पॉइंट आएगा हम वहां पे रुक जाएंगे। अब मान लो 4 से लेकर 50 तक मेरे पास 1 से लेकर m तक सभी सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स आ गए, तो इसके बाद 60 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो ये डिफरेंस को बढ़ाएगा। अगर एक पॉइंट पे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो कि सभी टॉपिक को सॉल्व कर ले तो हम रुक जाएंगे, और ये जो मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू है उसको हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। मतलब मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू को फिक्स कर दिया, फिर टीम बना ली उस मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू को वाले स्टूडेंट को फिक्स करके, फिर उसके बाद वाला जो मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू वाला स्टूडेंट है उसको फिक्स करके वापस टीम बना ली। ऐसे टीम बनाते रहेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये काइंड ऑफ हम इम्प्लीमेंटेशन में मूव हो रहे हैं, बट ये यहाँ पे बताना जरूरी है। तो मैंने एरे ए को शॉर्ट कर लिया। अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए मैं एक टीम बनाऊंगा जो कि सभी स्टूडेंट्स को सभी टॉपिक्स को सॉल्व कर ले। फिर इसको मिनिमम स्मार्टनेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए एक टीम बनाऊंगा, फिर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए टीम बनाऊंगा, एंड सो ऑन। अगर मैं सभी को ऐसे चेक कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। So before moving on to the implementation, I would like to tell you about the India Upskill Scholarship Program, which is live at Newton School, under which Newton School is giving away scholarships worth 30,000 rupees on selected courses from 25th of January 2023 to 31st January 2023. Learn the in-demand skills like data science, machine learning, full stack development from the industry experts. Learn the latest tools and technologies used in market and take your career to new heights. Apply for the scholarship program now. Link is given there in the description. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में भी डिस्कस किया, हम क्या करेंगे कि मिनिमम स्मार्टनेस वैल्यू वाले स्टूडेंट को फिक्स कर देंगे फॉर अ पर्टिकुलर टीम, उसको वेरी कराते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लूप, एंड एक टीम बनाते रहेंगे सच दैट द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिमेन स्मॉलेस्ट, एंड वो टीम प्रोफिशिएंट हो सभी टॉपिक्स में, और आउट ऑफ ऑल दिस केसेस जो मिनिमम डिफरेंस देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे एरे ए को शॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। अब एक बात समझो, ये काइंड ऑफ एन स्क्वायर जैसा एल्गोरिथम लग रहा है, बिकॉज पहले मैंने 0th इंडेक्स वाले स्टूडेंट को मिनिमम स्मार्टनेस वाला माना और मैंने लूप लगाया कब तक, जब तक 1 से लेकर m तक सभी के सभी टॉपिक्स कवर ना हो गए। मतलब कि 1 से लेकर m तक सभी के सभी वैल्यूज किसी ना किसी स्टूडेंट की फैक्टर ना हो तब तक। अब फिर मैं सेकेंड इंडेक्स पे आऊंगा, फिर वापस लूप लगाऊंगा, थर्ड इंडेक्स पे आऊंगा, वापस लूप लगाऊंगा। यहां पे मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो मुझे सभी के फैक्टर्स भी चाहिए, मतलब ए ऑफ आई के कौन कौन से फैक्टर्स है ये मुझे पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि वो कौन कौन से टॉपिक सॉल्व कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं पर्टिकुलर सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूं तो उस सेगमेंट में कौन कौन से टॉपिक सॉल्व हो रहे हैं इसका भी काउंट मेरे पास होना चाहिए। तीसरा, ये लग रहा है एन स्क्वायर एल्गोरिदम, लेकिन यहां पे हम 2 पॉइंटर मेथड लगा सकते हैं एक चीज ऑब्जर्व करके, और ये बिग ऑफ एन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि जो सेगमेंट वाला पार्ट है वो ओवरऑल शायद उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टिंग किया है तो एन लॉग एन तो उसमें ही लगेगा। नाउ एक बात समझो, हमने क्या सोचा कि एक के बाद एक स्टूडेंट को मिनिमम स्मार्टनेस वाला बनाते हैं एंड रिस्पेक्टिवली उसकी टीम फॉर्म करते हैं, राइट। तो अगर मान लो ये जो स्टूडेंट है ith इंडेक्स पे, उसको मिनिमम स्मार्टनेस वाला मैंने बनाया और यहां तक मैं 1 से लेकर n तक सभी टॉपिक्स को कवर कर पा रहा हूं, ठीक है।
इसके आगे तक नहीं कवर कर पा रहा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई, जहां पे 1 से लेकर n तक सभी टॉपिक सॉल्व हो रहे हैं। अब जब मैं i+1 इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा तो एक बात समझो, अगर फॉर इंडेक्स आई दिस वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जहां 1 से लेकर n तक सारे टॉपिक सॉल्व हो रहे थे, इसके आगे वाले इंडेक्स पे नहीं हो रहे थे, तो जब मैं एक इंडेक्स आगे बढ़ूंगा तो ये i स्टूडेंट जो भी टॉपिक सॉल्व कर पा रहा होगा वो कम हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब i+1 के लिए भी ये पॉइंट या तो इससे आगे ही एंडिंग पॉइंट मिलेगा जहां पे सारे के सारे m टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे। अगर i स्टूडेंट जो सॉल्व कर रहा था टॉपिक वो यहां कहीं पे भी आएंगे तो i+1 के लिए भी एंडिंग पॉइंट यहीं पे होगा, वरना उससे आगे जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग विथ i स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट एंडिंग पॉइंट वेयर ऑल द m टॉपिक्स आर कवर्ड, इसके आगे वाले पॉइंट पे कवर नहीं हो रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि i+1 के लिए इसके आगे वाले पॉइंट पे कवर हो जाए। जब i को इंक्लूड करते हुए ये वाला सेगमेंट सारे m टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहा था, तो ये वाला सेगमेंट कैसे कर पाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि i+1 के लिए जो एंडिंग स्टूडेंट होगा, जो लास्ट स्टूडेंट टीम में आएगा, वो i के लिए जो लास्ट स्टूडेंट होगा वही होगा या उसके बाद वाला होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंटर मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, मान लो फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बढ़ाया तो मैं देखूंगा क्या इतने में मेरे पास m टॉपिक्स कवर हो रहे तो वेल एंड गुड, वरना इसको आगे बढ़ाओ। कब तक, जब तक सारे m टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते। अब वापस इसको आगे बढ़ाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंटर मैक्सिमम n साइज का लूप रन करेगा, ये पीछे वाला पॉइंटर मैक्सिमम n साइज का लूप रन करेगा। स्टार्टिंग में दोनों फर्स्ट इंडेक्स पे होंगे, तो बिग O ऑफ n जितना ही लगेगा, क्योंकि हम सारे सेगमेंट्स n² कवर नहीं कर रहे हैं, हम एंडिंग पॉइंट को भी आगे बढ़ा रहे हैं और स्टार्टिंग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों पॉइंटर एक इंडेक्स पे मैक्सिमम एक ही बार आएंगे, तो ये एक फोर लूप में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 चीजें और देखनी है। पहली तो कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टार्टिंग एंड फॉर अ पर्टिकुलर एंडिंग इंडेक्स कितने 1 से लेकर n तक कितने ऐसे टॉपिक्स है जो सॉल्व हो रहे हैं, मतलब कितने ऐसे नंबर्स है जो किसी ना किसी के फैक्टर है। तो पहले ये काम करते हैं कि सभी के फैक्टर्स कैसे एफिशिएंटली निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं एक वेक्टर बना सकता हूं लॉन्ग फैक्टर ऑफ 10⁵ प्लस 1। ये एक लिस्ट की तरह काम करेगा जिसमें कि वेक्टर ऑफ i में वो सारे नंबर्स होंगे जो i के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। वो कैसे हम करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10⁵, i प्लस प्लस फॉर, अब i के मल्टीपल्स लो, j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन इक्वल टू 10⁵ एंड j प्लस इक्वल्स टू i। स्टार्टिंग विथ i अगर हम हर बार प्लस i करें तो j में मुझे i के मल्टीपल्स मिलेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं दैट i इज अ फैक्टर ऑफ एवरी j। तो मैं ये कह सकता हूं फैक्टर ऑफ j डॉट पुश बैक i, मतलब कि i इस j का फैक्टर है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁵ log 10⁵ बेस 2 होगी, ठीक है, क्योंकि ये आउटर फॉर लूप है, ये 10⁵ तक जा रहा है और इन दोनों को कंबाइन करके ये 10⁵ log 10⁵ बेस 2 होगा, ठीक है, ओके। तो हमने सभी के लिए एक लिस्ट बना ली फैक्टर्स की। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि किसी भी लिस्ट जो है उसमें गिने चुने एलिमेंट्स होंगे एज कंपेयर टू 10⁵, मे बी 30 जितने होंगे, बिकॉज 10⁵ जो है 2⁻10 इज 1024, 2⁻20 विल एक्सीड 10⁵, मतलब कि 2⁻20 में टोटल 20 एलिमेंट्स है, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर किसी नंबर को हम x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे x, y और z प्राइम फैक्टर्स है और a b c उनकी पावर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो मान लो 10⁵ क्या है, 2⁵ इंटू 5⁵, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 36।
तो किसी भी लिस्ट जो है, ये किसी के भी फैक्टर्स जो होंगे वो 10 की पावर 5 के कंपेयर में बहुत कम होंगे। सिर्फ कहने का मतलब ये है। तो इसके बारे में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हमें सभी के फैक्टर्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट, मुझे ये चाहिए कि कितने 1 से लेकर m तक कितने फैक्टर्स उसमें कवर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। एक, मैं एक एरे C ले सकता हूँ 10 की पावर 5 प्लस 1 साइज का, जहां पे काउंटिंग ऑफ I मुझे क्या बताएगा, काउंटिंग ऑफ I मुझे बताएगा कि ith टॉपिक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग इंडेक्स तक में कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही काउंटिंग ऑफ I की, तो ये हो गया। अब किसी भी काउंटिंग ऑफ I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई एक स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे u करके, जो कि ये डिनोट करेगा कि 1 से लेके m तक कितने यूनिक टॉपिक्स है। क्योंकि एक टॉपिक 5 स्टूडेंट कर सकता है, ये हमारे काम का नहीं है। सारे के सारे टॉपिक्स कम से कम एक स्टूडेंट कर पाए, ये काउंट करना है। सो यू विल डिनोट द नंबर ऑफ यूनिक टॉपिक्स विच कैन बी सॉल्व्ड बाय अ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो जब हम काउंटिंग ऑफ I को अपडेट करेंगे, तो अगर किसी की काउंटिंग 1 हो गई, इसका मतलब वी हैव फाउंड अ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, वी हैव फाउंड द फर्स्ट स्टूडेंट विच कैन सॉल्व द ith टॉपिक। इसका मतलब यूनिक की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव एनकाउंटर्ड अ स्टूडेंट। अगर इसकी वैल्यू 10 थी और बाद में 11 हो गई, तो पहले भी 10 स्टूडेंट्स कर रहे थे, अब 11 कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब हम सेगमेंट में से किसी स्टूडेंट को कंसिडर नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं, तो काउंटिंग ऑफ I माइनस करेंगे। अगर वो स्टूडेंट ith टॉपिक सॉल्व कर रहा होगा, तो थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, अभी कंप्लीट करेंगे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम काउंटिंग ऑफ I माइनस करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो ith टॉपिक सॉल्व कर रहा था वो चला गया, तो अगर काउंटिंग ऑफ I 0 हो गई, इसका मतलब अब कोई स्टूडेंट नहीं बचा जो ये टॉपिक सॉल्व कर पाता है, तो हम उस टाइम पे यूनिक माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब फैक्टर्स आ गए, ये सब आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनिशियली u की वैल्यू 0 है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फॉर I इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, I इज लेस देन n एंड I प्लस प्लस। I क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है सेगमेंट का, मतलब कि मिनिमम स्मार्टनेस वाला स्टूडेंट। J वुड बी द एंडिंग पॉइंट विच वी विल कीप इंक्रीमेंटिंग अंटिल वी फाउंड अ सेगमेंट विच इन विच देयर इज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। और जब ये I प्लस प्लस I लेस देन n तक जाएगा। नाउ वाइल j is less than n and number of unique topics which can be solved is less than m, तब तक नए स्टूडेंट्स को ऐड करते जाओ। मतलब कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है I, तो अगर j यहाँ पे है और नंबर ऑफ टॉपिक्स विच कैन बी सॉल्व विद दिस सेगमेंट इज लेस देन m, मतलब सारे टॉपिक सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो j प्लस प्लस करो और नए स्टूडेंट्स को ऐड करो। अब जब हम नए स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, तो वो जो भी टॉपिक सॉल्व कर पा रहे होंगे उनकी काउंटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, फैक्टर ऑफ j को ट्रावर्स करेंगे। सो फॉर ऑटो, ये इटरेटर है, मैं C++ यूज करता हूं इसीलिए मैं लिख रहा हूं। सो दिस इज द इटरेटर इन फैक्टर ऑफ j लिस्ट। हमें क्या करना है, ये इसकी लिस्ट में इटरेट करेगा, तो इसकी लिस्ट में क्या होंगे, वो सारे टॉपिक्स होंगे जो j स्टूडेंट्स, जो सॉरी नॉट j, ये ध्यान रखना, यहाँ पे a ऑफ j आएगा, बिकॉज j स्टूडेंट की स्मार्टनेस a ऑफ j है। तो ये जो भी टॉपिक सॉल्व कर पाएगा वो यहाँ पे होंगे उसकी लिस्ट में। सो काउंटिंग ऑफ IT प्लस प्लस IT मतलब इटरेटर, तो इसके जो भी टॉपिक है उसको सॉल्व करने वाला स्टूडेंट बढ़ गया। इफ काउंटिंग ऑफ IT इक्वल्स टू 1, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू सॉल्व दिस टॉपिक, तो नंबर ऑफ यूनिक टॉपिक प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां से फॉर लूप के बाद यहां पे निकलेगा। अगर नंबर ऑफ यूनिक टॉपिक्स लेस देन m होंगे तो वापस वाइल लूप में जाएगा। तो वाइल लूप से बाहर कब आएगा, या तो j की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगी, या तो u की वैल्यू m के बराबर हो जाएगी, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। भाई लास्ट स्टूडेंट पे हमें ऐसा सेगमेंट मिला जो कि सारे टॉपिक सॉल्व कर पाता है।
सो इफ u इक्वल्स टू m, तो एक बात समझो, ऑल्सो यहां पे j प्लस प्लस करना पड़ेगा हर बार। एक बात समझो, मान लो ये वो स्टूडेंट था जिसके यहां से लेके यहां तक सारे टॉपिक्स कवर कर पा रहा था, तो u की वैल्यू m हो गई, हम लूप से बाहर आ गए। लेकिन j तो प्लस प्लस हो गया ना, मतलब j तो यहां पे आ गया, लेकिन लास्ट स्टूडेंट तो ये था। तो हमें डिफरेंस कौन सा कंसीडर करना है, यहां से लेके यहां तक का। इसका मतलब आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा a ऑफ j माइनस 1 माइनस a ऑफ i। j माइनस 1 क्यों लिया वो समझ में आ गया। अब हम यहां पे है और वापस i प्लस प्लस करेंगे। अब जब i प्लस प्लस करेंगे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे चला जाएगा, तो इस स्टूडेंट को टीम से निकालना पड़ेगा, मतलब वो जो टॉपिक सॉल्व कर पा रहा था उसकी काउंटिंग को कम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, फॉर ऑटो इटरेटर इन फैक्टोरियल ऑफ a ऑफ i। a ऑफ i के जितने भी फैक्टर्स है, मतलब i स्टूडेंट जो भी टॉपिक सॉल्व कर पा रहा था उसकी काउंटिंग को कम कर दो। और अगर किसी की काउंटिंग 0 हो जाती है, काउंटिंग ऑफ it इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अब इस टॉपिक को सॉल्व करने वाला कोई स्टूडेंट नहीं बचा, तो u को माइनस माइनस कर दो, ठीक है ना। अब जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा। एक और चीज, यहां पे डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स इन एनी टीम है, वो 10 की पावर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज स्मार्टनेस वैल्यू इज 1 से लेके 10 की पावर 5, तो डिफरेंस 10 की पावर 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आंसर वेरिएबल को इनिशियली 10 की पावर 6 से इनिशियलाइज करता हूं। सो फर्स्ट टाइम जब ये कंडीशन ट्रू होगी u इक्वल टू m, तो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा दिस, और हर बार वो मिनिमम वैल्यू स्टोर होती जाएगी। लेकिन एट द एंड अगर सब कुछ करने के बाद भी आंसर की वैल्यू 10 की पावर 6 है, मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई थी, और हम क्या प्रिंट कर देंगे, -1 प्रिंट कर देंगे। वरना क्या प्रिंट कर देंगे, जो आंसर में स्टोर होगा वो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5 बेस 2। अब यहां पे आप देखो, यहां पे बेसिकली सभी इंडेक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके जो ये आउटर इंडेक्स 1 से लेकर n तक जा रहा है, इनर इंडेक्स जो है वो उनके फैक्टर्स को ट्रैवर्स कर रहा है, ये जो फॉर लूप है वो भी उनके फैक्टर्स को ट्रैवर्स कर रहा है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं, ये इसकी तरह ही है ना, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक जा रही है, और इनर फॉर लूप में हम उनके फैक्टर्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये दोनों भी n log n उतने में हो जाएंगे, या तो फिर आप कह सकते हो n log m, क्योंकि यहां पे m से बड़ी वैल्यू फैक्टर में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स 1 से लेके m तक ही है, और n और m की वैल्यू भी 10 की पावर 5 तक है। तो ये जो फॉर लूप है ये भी अल्टीमेटली 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5 बेस 2 के अंदर ही हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा गिवन टारगेट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।